हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। सो मेथड्स इन बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे और इस मेथड्स इन बायोलॉजी सेशन के अंदर आगे बढ़ते हैं बच्चे। कुछ स्टेप्स हमने पढ़ ली थी, अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। ठीक है, स्टेप नंबर 4। लास्ट स्टेप हमने लिगेशन पढ़ा था। लिगेशन के बाद अब आएगा बच्चे कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया था उसको होस्ट सेल में डालना। अब बात आती है इसकी कैसे डालेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डालना। ठीक है, यस अरुण, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बच्चे अब हम होस्ट सेल में कैसे डालेंगे, इसको हमारे द्वारा स्टडी करना है। अभी तक आपने डीएनए का फ्रेगमेंट लिया था, कैसे लेते हैं, फिर कौन से वेक्टर का यूज करते हैं, वेक्टर के साथ जुड़ते कैसे हैं। अब जुड़ने के बाद इस चीज को हम डालेंगे कैसे, बैक्टीरियल सिस्टम में या यूकारियोटिक सिस्टम में, जिसमें भी हमें उसकी क्लोनिंग करवानी है उसमें डालेंगे कैसे। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया जाता है उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास में आता है कि भी उस डीएनए को जीवित होस्ट सेल के अंदर प्रवेश कराना ताकि वो वहां पे जाकर रेप्लिकेट हो सके और हम जो चाहते हैं वैसा प्रोटीन बनाया जा सके। चौथा स्टेप जो है, यहाँ फोर्थ स्टेप में यही चीज आपको बताई जा रही है कि भाई होस्ट सेल मतलब जिसमें डाल के हमें कॉपी करवाना है उसके अंदर कैसे डाला जाएगा। फिर से कह रहा हूं बच्चे, अभी तक हमने एक चीज देखी है कि सर जो डीएनए का टुकड़ा था हमारे पास में, फ्रेगमेंट था, हमने एक वेक्टर लिया, वेक्टर डीएनए लिया, जोड़ा। अब इसको जुड़े हुए चीज को क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इसको डालना है किसी होस्ट सेल के अंदर। अब ये होस्ट सेल दो प्रकार की होती है। होस्ट सेल दो प्रकार की, होस्ट सेल बच्चे दो प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, होस्ट सेल जो है सर दो प्रकार की होती है, मतलब दो प्रकार की सेल में डाल सकते हो। सबसे पहला, जैसे आप जानते ही हो, या तो हम बैक्टीरियल सेल में डालेंगे या फिर हम यूकारियोटिक सेल में डालेंगे। ठीक है, दो प्रकार की होस्ट सेल होती हैं। अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने के तरीके। पहला तरीका है बैक्टीरियल सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालने के बच्चे तरीके। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने के तरीके यहां पे सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है बच्चे जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन या इसको CaCl2 मेथड भी बोलते हैं हम लोग। पहला मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या फिर इसी को CaCl2 मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसका यूज होगा। ठीक है,
CaCl2 मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसका यूज होने वाला है TaCl2 का इस विधि के अंदर। करेंगे क्या यहाँ पे? सबसे पहली बात तो सर ये जो नाम लिखा है मैंने, सबसे कॉमन तरीका है ये। सबसे कॉमन मेथड है, ठीक है, सबसे कॉमन मेथड है मेरे भाई, सबसे कॉमन तरीका है। क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रोसेस इसके अंदर रहेगी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कॉमन प्रिंसिपल या कॉमन फीचर या मेथड, क्या क्या चीजें इसके अंदर होंगी। देखो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है ना बच्चे, वो निगेटिवली चार्ज होती है, पहली बात। बैक्टीरियल सेल वॉल निगेटिवली चार्ज्ड होती है, पहली बात। और सर ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई? आपके पास में एक बैक्टीरिया सेल रखी हुई है, आपने इसमें डालना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके पास जाएगा तो सबसे पहली चीज यही देखी जाएगी कि उस सेल वॉल के ऊपर चार्ज कौन सा है। कहोगे सर ऐसा क्यों देखा जाएगा? क्योंकि भाई जो डीएनए होता है ना, जो प्लाज्मिड डीएनए जिसके साथ में आपने अपना डीएनए का टुकड़ा जोड़ा हुआ है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो जाएगा सेल वॉल के पास ही, कोशिका के चारों तरफ सेल वॉल है, सबसे पहले तो सेल वॉल के पास जाएगा। सेल वॉल पे नेगेटिव चार्ज, उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्योंकि जो आपका प्लाज्मिड डीएनए है ना, जिसके साथ आपने फ्रेगमेंट को जोड़ा है, उस प्लाज्मिड डीएनए जो है उस पर भी निगेटिव चार्ज होता है। उस पर भी प्यारे बच्चे निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज दोनों के ऊपर, तो फिर अंदर कैसे जाएगा? रिपल्सन होगा वहां, तो रिपल्सन होगा यानी कि सर प्रतिकर्षण होगा। यस या नो? बिल्कुल मेरे भाई, दोनों के बीच, इधर से आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेज रहे हो, उधर से सेल वॉल पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, दोनों दूर भाग रहे हैं क्योंकि सेम चार्ज है। सेम चार्ज क्या करते हैं? अपोज करते हैं बच्चे, तो दोनों रिपेल करेंगे, तो अंदर नहीं जा पाएगा बच्चे, तो दोनों रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण होगा। तो जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, जबकि हमें मेन तो हमारा काम सेल के अंदर जो जाएगा तभी तो क्लोन बनेंगे। सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम एक ट्रीटमेंट करेंगे, क्रिया करेंगे CaCl2 के साथ में, जिससे क्या होगा? ये CaCl2 ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब सेल वॉल जो है ना, कोशिका भित्ति, उसकी साथ में हम CaCl2 की अभिक्रिया करवाएंगे। CaCl2 उसके साथ अभिक्रिया करेगी तो जो CaCl2 में कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ये 2 पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? उस सेल वॉल के चारों तरफ जुड़ जाएगा और उसको न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा। तो अब हम CaCl2 ट्रीटमेंट करेंगे जिससे Ca2 पॉजिटिव आयन सेल वॉल के साथ जुड़कर उसे न्यूट्रल या उदासीन कर देंगे। ठीक है भाई, उसको न्यूट्रल कर देंगे या उसको उदासीन कर देंगे। ओके सर, इससे बैक्टीरिया कंपिटेंट बन जाते हैं। एक शब्द यूज होता है कंपिटेंट, जो बैक्टीरिया सेल है वो कंपिटेंट बन गई, ऐसा बोलते हैं। ये ध्यान रखना, क्या मतलब है समझाता हूं अभी। बैक्टीरिया सेल अब
कॉम्पिटेंट बन जाएंगे। इसका मतलब है, दैट इज करके लिख देता हूं, इसका मतलब है डीएनए लेने की क्षमता आएगी, मतलब डीएनए को अंदर लेने की क्षमता आएगी बच्चे। अब कॉम्पिटेंट का मतलब है कि डीएनए को अंदर लेने की क्षमता आ जाएगी उनके अंदर। समझ में आ गई बात आप सभी को? डीएनए को अपने अंदर समाहित करने की, अपने अंदर लेने की बच्चे क्षमता आ जाएगी उनके अंदर। ठीक है, तो ये मतलब होता है कॉम्पिटेंट बनने का। बताइए, समझ में आ गई बात आप सभी को? ओके सर, तो ये होता है आपका, इस प्रकार से ये होता है आपका पहला मेथड, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके अंदर अंदर डीएनए को लेने की क्षमता आ गई। डाल दो एक बर्तन में, बैक्टीरियल सेल डाल दो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दो, साथ में CaCl2 डाल दो, तो बैक्टीरियल सेल चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, डीएनए को अंदर लेने की क्षमता आ जाएगी। ये मेथड होता पहला। क्लियर हो गई होगी बात? ये पहला मेथड होता है। फिर इसके बाद दूसरा होता है बच्चे हीट शॉक। हीट शॉक, उष्मीय झटका। मतलब डीएनए को अंदर कराने के लिए, बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए को डालने के लिए हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे आप? अंदर डालने के लिए हम लोग बच्चे मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो मेथड्स जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर भेजने के लिए, उसमें पहला हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा हीट शॉक। हालांकि जो हीट शॉक होता है ना, ये मेथड भी उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन कई बार आपका अलग लिखा होता है तो हमने अलग से भी लिख दिया इसको। वैसे उसी का एक हिस्सा होता है, लेकिन कई बार सेपरेटली भी यूज करते हैं इसको, अलग से भी यूज करते हैं, इसीलिए मैंने अलग से लिख दिया दूसरा मेथड बोल के। हीट शॉक मेथड में क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि उसी का भाग होता है। इसमें सामान्यतः जो बैक्टीरिया सेल होती है ना, जिसके अंदर हमें डालना है, जो बच्चे आपकी बैक्टीरिया सेल होती है जिसके अंदर हमें डालना है, इस बैक्टीरिया सेल के अंदर, इस बैक्टीरिया सेल को हम क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले रखी हुई है, यहां से फिर इस बैक्टीरियल सेल को हम एकदम से शिफ्ट करते ले जाते हैं 42 डिग्री सेल्सियस पे। इसको एकदम से हम 0 डिग्री से 42 डिग्री पे शिफ्ट करते हैं बैक्टीरिया सेल को। 42 डिग्री सेल्सियस पे शिफ्ट करेंगे तो उससे क्या होता है, उससे इसके अंदर आपके टेम्पररी पोर्स बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें इसमें टेम्पररी पोर्स बन जाते हैं, क्षणिक यानी कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए बच्चे छिद्र बन जाते हैं सर। समझ गए बात को? कुछ समय के लिए इसमें क्या होगा सर, इसमें छिद्र बन जाएंगे मेरे भाई, कुछ पोर्स बन जाते हैं सर। चलिए, छिद्र बनेंगे तो होगा काम आसान हमारा। अब ये छिद्र के साथ के अंदर से ही डीएनए अंदर चले जाते हैं, है ना? तो छिद्र बन जाते हैं, इन्हीं छिद्रों से, इन्हीं छिद्रों से डीएनए जो है प्यारे बच्चे वो अंदर चले जाते हैं। डीएनए मेरे भाई इन्हीं छिद्रों से अंदर चले जाते हैं। ये होता है हीट स्ट्रोक मेथड। दूसरा मेथड था हीट स्ट्रोक मेथड, जो मैंने आपको कहा, ये कर सकते हैं। तीसरा होता है बच्चे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन बच्चे, नाम में दिख रहा है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित होगा। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रो का मतलब है बच्चे
इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से होगा। पोरेशन का मतलब क्या है? मतलब पोर्स बनना या छिद्र बनना, ठीक है, पोर्स या छिद्र बनना बच्चे। तो ये दो चीजें इसके अंदर होंगी। ये सबसे मॉडर्न और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। सबसे मॉडर्न और इफेक्टिव तरीका है बच्चे, ठीक है, सबसे आधुनिक और प्रभावी तरीका है ये, जिसके अंदर हम लोग, अभी समझाऊंगा आपको क्या होता है इसमें इसका पूरा प्रिंसिपल बताऊंगा, ठीक है। यहां पर बैक्टीरियल सेल जो है ना, करते क्या है, इसमें प्रोसीजर बताता हूं आपको, इधर लिख देता हूं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बैक्टीरियल सेल को बहुत तेज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, बहुत तेज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है बच्चे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जो सेल की मेम्ब्रेन है ना, उसमें छिद्र बना देता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उसकी कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स बना देता है। फिर से वही काम हो गया ना, अब की बार हमने पोर्स बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से, छोटे छोटे छिद्र बना देगा बच्चे, और डीएनए इन पोर्स से क्या होगा, अंदर चला जाएगा ठीक है, डीएनए इन पोर्स से, इन पोर्स से अंदर, अंदर चला जाएगा। फिर छिद्रों का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हटाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हटाते ही जो बच्चे पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, ये काम होगा। तो एक ये भी तरीका होता है, पोर्स बंद हो जाएंगे और डीएनए अंदर गया था वो अंदर ही रह जाएगा। तो एक ये तरीका होता है बच्चे, ठीक है। ये जो तरीके मैंने तीनों बताए हैं, ये बैक्टीरियल सेल के विषय में मैंने आपको बताए हैं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर आप डालोगे तो किस प्रकार से हमारे द्वारा डाला जाएगा ओके सर। अब बात आती है दूसरा हमारा, जो यूकारियोटिक सिस्टम में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने के तरीके, अब उस पर चर्चा करते हैं। यूकारियोटिक सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डीएनए को डालने के तरीके, तो बहुत सारे सेम मेथड भी होंगे, कुछ बातें डिफरेंट भी होंगे। देखो इनमें क्या होता है ना, जो यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो भी होती है, जिसमें उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इनकी इनकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की संरचना या स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होती है।
ठीक है, इसलिए मेथड भी अलग होते हैं। ओके, ओके सर। अब ये जो मेथड्स होते हैं ना, मैंने कहा थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये मेथड्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। इन मेथड्स को हमने दो कैटेगरीज में बांटा है। यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने के लिए जो मेथड्स हैं उनको हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लिया है विभाजित कर लिया बच्चे। एक है केमिकल ट्रांसफेक्शन, पहला जो कैटेगरी का नाम है केमिकल ट्रांसफेक्शन। ठीक है, केमिकल ट्रांसफेक्शन। अब केमिकल ट्रांसफेक्शन कैटेगरी का नाम है, इसमें कई सारे मेथड आएंगे। जैसे पहला है कैल्शियम फॉस्फेट मेथड, इसके अंतर्गत पहला है कैल्शियम फॉस्फेट मेथड। ठीक है भाई, पहला है बच्चे इसमें कैल्शियम फॉस्फेट मेथड के नाम से जिसको पुकारा जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, डीएनए को CaCl2 के साथ मिक्स करते हैं सबसे पहले। इसमें भी सबसे पहले तो वही काम होगा, डीएनए को CaCl2 के साथ मिक्स करते हैं। मिक्स करने से क्या होता है बच्चे, कैल्शियम फॉस्फेट और डीएनए के प्रेसिपिटेट बनते हैं। सॉरी, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में इसको मिक्स करते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिक्स किया तो अब कैल्शियम फॉस्फेट प्लस डीएनए, ये क्या बन गए, प्रेसिपिटेट बन गए। प्रेसिपिटेट बन गए मतलब एक पार्टिकल बन गए इन दोनों के मिलने से। कैल्शियम फॉस्फेट और डीएनए के मिलने से क्या बन गए, प्रेसिपिटेट बन गए। मतलब एक प्रकार का, एक दोनों मिलके, कैल्शियम फॉस्फेट और डीएनए दोनों मिलके कुछ ने टुकड़े बना लिए, एक एक टुकड़े, दोनों ने मिलके टुकड़े बना लिए बच्चे। ओके सर। अब ये प्रेसिपिटेट जो है इनको एनिमल सेल के कांटेक्ट में लाएंगे। इन प्रेसिपिटेट को एनिमल सेल एंडोसाइटोसिस द्वारा अंदर ले लेगी। तो एनिमल सेल, देखो एनिमल सेल से रिलेटेड आपने कुछ मेथड्स पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ऐसे कुछ मेथड्स थे। सेल कुछ पीती है, पिनोसाइटोसिस, सेल कुछ अंदर लेती है, एंडोसाइटोसिस, सेल कुछ बाहर फेंकती है, एक्सोसाइटोसिस, ऐसे कुछ मेथड होते थे। तो एंडोसाइटोसिस द्वारा अंदर ले लेगी, मतलब सेल ने अब इन टुकड़ों को अपने अंदर ले लिया बच्चे। ये क्लासिकल मेथड है, कम खर्चा आता है इस मेथड पे, मतलब पुराना मेथड है ये बच्चे आपका क्लासिकल मेथड है, याद रखिएगा। कम खर्चीला है, लेकिन इसमें सेल जो है ना वो टॉक्सिक हो जाती है।
सेल टॉक्सिक हो जाती है, थोड़ी विषैली हो जाती है, सेल के अंदर विषैले पदार्थ आ जाते हैं, बस ये दिक्कत है। तो ये एक तो पहला मेथड है बच्चे आपका, जिसको मैंने कहा क्या नाम दिया, कैल्शियम फॉस्फेट मेथड जिसको हम बोलते हैं बच्चे। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट के बाद में फिर दूसरा है लिपोफेक्शन। लिपोफेक्शन दूसरा मेथड प्यारे बच्चे आपके सामने है, लिपोफेक्शन। अगर इसको खोल के लिखो तो हम इसको ऐसे ही बोल देते हैं, लिपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफेक्शन। लिपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफेक्शन भी बोल देते हैं, लिपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफेक्शन। लिपोसोम क्या हो तभी समझाऊंगा, मेडिएटेड मतलब माध्यम, ट्रांसफेक्शन मतलब अंदर डालना। ठीक है, इसके माध्यम से, लिपोसोम के माध्यम से। लिपोसोम क्या चीज है बच्चे, ये फॉस्फोलिपिड के छोटे टुकड़े होते हैं। फॉस्फोलिपिड हमारी सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। तो ये क्या है सर, फॉस्फोलिपिड के छोटे टुकड़े होते हैं। फॉस्फोलिपिड के बच्चे छोटे टुकड़े हैं सर। ठीक है भाई, फॉस्फोलिपिड के छोटे टुकड़े हैं सर। तो इन फॉस्फोलिपिड के छोटे टुकड़ों के माध्यम से इन टुकड़ों के द्वारा अंदर डाला जाता है, याद रखिएगा। कैसे होगा देखते हैं सर। डीएनए को सबसे पहले तो लाइपोसोम के साथ मिक्स करके डीएनए लाइपोसोम कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। पहला काम क्या होता है, डीएनए को कैटाइनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले कैटाइनिक लाइपोसोम के साथ मिक्स करके डीएनए लाइपोसोम कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है बच्चे। मतलब इन दोनों को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स, एक पार्टिकल बोल सकते हो, ऐसा ये सिस्टम बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद क्या होगा बच्चे, ये कॉम्प्लेक्स जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसमें फ्यूज हो जाएगा और डीएनए साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। यह है कॉम्प्लेक्स, ये जो दोनों से मिलके एक चीज बनी है ना, ये इसकी बात हो रही है। ये कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा, जुड़ जाएगा, के साथ फ्यूज हो जाएगा। वह डीएनए कोशिका यानी सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, ये सेल के अंदर डीएनए आपका प्रवेश कर जाएगा सर। ओके सर, इसमें मॉडर्न तौर पे ये मेथड प्रेफर्ड किया जाता है। इसमें सेल टॉक्सिक कम होती है, मतलब हाईली एफिशिएंसी, ये मेथड जो होता है हाईली एफिशिएंट है, लो टॉक्सिसिटी होती है, कम विषैलापन आता है सेल के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। तो एफिशिएंट भी ज़्यादा है और मॉडर्न यानी आधुनिक तौर पे इस मेथड को यूज किया जाता है, प्रेफर्ड दिया जाता है बच्चे। ठीक है, ओके सर। फिर बच्चे ये तो हुए, मैंने आपको दो कैटेगरी में बांटा था और दो कैटेगरी में शुरुआत में हमने बांटे थे चीज़ों को, उनमें से ये आपने देखा। इसके बाद में फिर दूसरा क्या होता है बच्चे, एक और मेथड होता है
इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चे। दूसरे मेथड पे आप अगर जाओगे तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। ओके सर, पहला आपने देखा था कि सर केमिकल ट्रांसफेक्शन, दूसरा हम देखते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। केमिकल ट्रांसफेक्शन आपने देखा दो मेथड से हो सकता है, दूसरा मेथड है फिर आपके पास में इलेक्ट्रोपोरेशन। ये इलेक्ट्रोपोरेशन आपने पीछे बैक्टीरिया में भी पढ़ा था, यहां भी यूज हो सकता है इलेक्ट्रोपोरेशन। याद करो, फिर से वही चीज आ गई, मैंने पूरा ये टर्म, ये पूरा शब्द मैंने आपको खोल के बताया था बच्चे कि कैसे कैसे इसमें क्या होता है। इलेक्ट्रोपोरेशन में वही होगा, देखो वो था बैक्टीरियल सेल के लिए, मैं लिख भी देता हूं, ये है आपका यूकैरियोटिक सेल के लिए, नाम सेम था मेथड का, ये है आपका यूकैरियोटिक सेल के लिए, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के लिए बच्चे। इसमें क्या होगा, फिर से वही हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक पल्स देंगे हम। इलेक्ट्रिक पल्स क्या करेगा, ये फिर से वही काम करेगा बच्चे, मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट कर देगा, छिद्र बना देगा, डीएनए आरएनए या प्रोटीन जो है ना, कोई भी चीज हो वो सेल के अंदर चले जाते हैं, है ना। और एनिमल सेल, प्लांट सेल, यीस्ट सेल, कोई भी हो, सब में ये मेथड आपका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो बार बार वही चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक और तरीका होता है बच्चे, आपके यूकारियोटिक सेल के अंदर ये डीएनए को डालने का, वो होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन तीसरा होता है तरीका, वैसे मेन दो थे, ये एक्स्ट्रा में एक और बता रहा हूं, वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन मेनली दो मेथड थे, ये भी एक्स्ट्रा में याद रखिएगा। वायरल इन्फेक्शन वायरस के माध्यम से, डिस्कस तो हम कर चुके हैं इसके बारे में, बता तो मैं आपको चुका हूं कि वायरस के द्वारा भी डाला जा सकता है, इसको बोलते हैं वायरल मेडिएटेड डिलीवरी कहा जाता है इसको, जैसे इसको भी नाम रखा गया था ना, इसको बोलते हैं वायरल मेडिएटेड डिलीवरी, यानी वायरस के माध्यम से डिलीवर करना, सेल के अंदर डीएनए को भेजना, तो ये वायरल इन्फेक्शन शॉर्ट टर्म में इसको बोल देते हैं। ये सबसे एफिशिएंट तरीका है बच्चे, आज के हिसाब से सबसे एफिशिएंट तरीका है ये। सबसे एफिशिएंट तरीका है, ठीक है, सबसे एफिशिएंट तरीका है बच्चे। वायरस होस्ट सेल में नेचुरली इन्फेक्ट करके अपना जीनोम डिलीवर करता है, मतलब वायरस है, वायरस जाएगा होस्ट सेल के अंदर अपना नेचुरल तरीके से जीनोम ट्रांसफर कर देगा। लेकिन एक बार ध्यान रखना भाई, यूकैरियोटिक सेल कोई प्लांट एनिमल बीमारी भी तो हो सकती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस मेथड में, पहले वायरस पहले वायरस के जीन को या डीएनए को मॉडिफाई कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है, ताकि वह बच्चे रोग न फैलाए, ताकि वह रोग ना फैलाए, वह उसके साथ हम अपना जो डीएनए का टुकड़ा है ना जिसको हमें पहुंचाना है, वो डीएनए फ्रेगमेंट भी जोड़ देते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट भी जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये नेचुरल तरीके से जाएगा, जैसे वायरस हमें आके काटता है ना, ये वैसे ही जा करके काटेगा बस, है ना। अब ये नेचुरली जाएगा, बीमारी तो फैला नहीं सकता, नेचुरली जाएगा, लेकिन अब अगर किसी को काटेगा तो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट उस सेल में डाल देगा, फिर वही वो ग्रोथ करेगा, वह
रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल देगा, है ना। आजकल बहुत सारे ऐसे नेचुरल तरीके बने हुए हैं, जैसे देखो अभी ये आलू है, आलू के अंदर देखो पहले क्या हैजा वगैरह का टीका हम वैसे इंजेक्शन से लगवाते थे, आजकल क्या है, आलू के अंदर ही हैजा का टीका विकसित कर लिया। मतलब आलू खाओ, आलू के अंदर हैजा का टीका डाल रखा है, आलू खाओ तो हैजा की दवाई आपकी बॉडी में अपने आप चली जाएगी। मतलब ऐसी शायद तकनीक हमारे पास है जो प्राकृतिक तौर पे हम नेचुरली भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके सर। ये था भाई हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपने पढ़ा कि सर डालेंगे कैसे, ये डालने वाला तरीका आपने अभी तक सीखा है। अब आएगा स्टेप नंबर 5, अगला स्टेप। डालने के तरीके आपने देखे बच्चे, स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 5, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। इसका नाम है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। ये क्या है, देखो ट्रांसफॉर्म्ड सेल वो होती हैं जिन सेल के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, यानी ट्रांसफॉर्म सेल उनको बोलते हैं जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डल चुका है, डल चुका है। भाई हमने बहुत सारी सेल ली थी और उन सेल को हमने कैल्शियम CaCl2 या कैल्शियम फॉस्फेट या वायरस का संपर्क करा के कुछ भी करा के हमने मान लो 200 सेल ले ली, 2 लाख से ली, जो भी सेल ले ली, उन सारी कोशिकाओं के अंदर हमने अपने तरीके से जो मेथड कर सकते थे हमने किए और उनके साथ डीएनए डाल दिया और डीएनए कुछ सेल में डीएनए एंटर कर गया, कुछ में नहीं किया। जरूरी थोड़ी है कि सारी ही सेल जितनी आपने ले रखी सारी सेल में डीएनए एंटर करेगा। कुछ सेल ऐसी होंगी जिनमें डीएनए एंटर कर गया होगा हमारे प्रोसेस के बाद, और कुछ सेल ऐसी भी होंगी जिनमें डीएनए एंटर नहीं भी किया होगा। तो इसी आधार पर सेल 2 प्रकार की होती है, एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल, एक नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ट्रांसफॉर्म्ड सेल वे होती हैं जिनमें डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हमारा एंटर कर चुका है। पिछले स्टेज में हमने जो मेथड अपनाए थे एंटर कराने के लिए, उनमें से किसी न किसी मेथड से एंटर कर चुका है। और नॉन ट्रांसफर मतलब अभी बहुत सारी सेल ऐसी हैं जिनमें ट्रांसफर नहीं किया है। अब छांटना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। अब छांटने की बारी आ गई कि भाई तुमने जितनी सेल ली थी, जिनके साथ तुमने जो जो ये प्रोसेस करवाई थी, तो अब कितनी सेल ऐसी बची हुई हैं जिनके अंदर आपका डीएनए एंटर नहीं किया है, उनको हटाना है, और जिनमें एंटर किया उनको लेना है। ठीक है, ओके सर। यानी इसमें हम क्या करेंगे, लिख देता हूं। इसका मतलब है सभी सेल डीएनए नहीं ले पाती हैं, इसलिए हमें उन सेल को चुनना है जिनमें डीएनए एंटर कर चुका है। दूसरे शब्दों में बोले तो दैट इज करके लिखे तो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है, यानी जो सेल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है ना। चुनना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, तभी आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। है ना, क्योंकि जिन सेल में प्रवेश किया है उन्हीं सेल को तो फिर हम उठा करके और सुटेबल कंडीशन पे रखेंगे। ओके सर, तो ये मेथड में पहचान के चुनना होता है। ओके सर, यानी सिलेक्शन शब्द लिखा ना, सिलेक्शन का मतलब यही है सिलेक्ट करना
कि कौन सी सेल ऐसी हैं जिन्होंने डीएनए लिया है और कौन सी सेल ऐसी है जिन्होंने डीएनए नहीं लिया, इसलिए सिलेक्शन लिखा है यहाँ पे। ओके सर। अब सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास में कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं, पर इन सारी बातों से पहले मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ भविष्य में भूलना मत, ये जो 2 शब्द लिखे हुए हैं ना, ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड सेल और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। एग्जाम के अंदर देखो बच्चों को दिक्कत ये नहीं होती है, एग्जाम में देखो आप कितने भी कंसेप्ट पढ़ लो, एमसीक्यू में फिर दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि हम हर चीज को जैसे हम समझते हैं सरल भाषा में, उसमें एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हर चीज, हर क्वेश्चन ऐसे मिले, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बहुत 2-3 टर्म ऐसे यूज कर देता है, फिर हमें क्वेश्चन के सेंस समझने में दिक्कत आती है, तो वो ऐसी टर्म्स का यूज करता है, तो आपको ध्यान रखते चलना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, इन दोनों के बीच में अंतर करना ही क्या कहलाता है? अंतर करना ही सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चे, इन दोनों के बीच में अंतर करना ही सर सिलेक्शन कहलाता है, इसलिए मैंने लिखा था सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल। ठीक है, ओके सर। कैसे करेंगे इसके लिए भी कुछ मेथड्स हैं, प्रिंसिपल है ना, तो मेथड और प्रिंसिपल है, उनका यूज करेंगे, तो अगली क्लास में उनको हम करेंगे बच्चे, शुरुआत किया जाएगा हमारे द्वारा। तो यहाँ तक करें फिर आप सभी आज, ठीक है, आज यहाँ तक करेंगे आप सभी बच्चे, मिलेंगे फिर इसके बाद अगले सेशन में, अगली कक्षा के अंदर। जय हिंद बच्चे।